टेबल पर बैठा हुआ टेबल लैंप के साथ पढ़ रहा है। अचानक से उसका टेबल लैंप बंद हो जाता है। तो अब एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। उसके सामने एक समस्या आ गई है कि अंधेरा हो गया है। टेबल लैंप का बंद हो जाना एक प्रॉब्लम है। अब वो हाइपोथेसिस बनाएगा। तो हाइपोथेसिस क्या होती है आप अगले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। ये हंच होती हैं। किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए उस समस्या से संबंधित जितने भी उत्तर उत्तर हमारे मस्तिष्क में चलते हैं वो सब हाइपोथेसिस कहलाते हैं। ध्यान रखना ये आपके मस्तिष्क में चलते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है, इसका कारण ये तो नहीं है, इसका कारण ये तो नहीं है, ये इसलिए तो नहीं हुआ, इसकी वजह ये तो नहीं है। ये जितने भी आपने इसका कारण वजह ये जो आपने सोची सब हाइपोथेसिस थी। अब वो बच्चा सोचता है, वो लड़का सोचता है कि टेबल लैंप बंद हुआ है, लाइट चली गई है, या मेरे टेबल लैंप का बल्ब फ्यूज हो गया है, या स्विच खराब हो गया है, क्या मसला हुआ। तो उसने 3 हाइपोथेसिस बनाई अपने मन में इस समस्या के समाधान के लिए कि बल्ब को मैं जलाता हूँ, टेबल लैंप क्यों नहीं, कैसे जलेगा, मैं पढ़ाई कैसे करूंगा, मैं देखता हूँ लाइट चली गई है, टेबल लैंप का बल्ब फ्यूज हो गया है, या फिर स्विच या एमसीबी खराब हो गई है ना। 3 हाइपोथेसिस बनाई। अब उसने खिड़की से उठ के बाहर झांका, देखा आस पड़ोस में तो लाइट आ रही है। तो पहली जो हाइपोथेसिस थी कि लाइट चली गई है वो हो गई निरस्त, रिजेक्ट हो गई। एक हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई, 2 बची हुई हैं अभी। स्विच खराब हुआ है या टेबल लैंप का बल्ब हो गया है। अब उसने अपने घर में देखा कि भाई बाहर तो लाइट आई हुई है, घर के दूसरे कमरों में देखा, अरे दूसरे कमरों में तो लाइट आ रही है, तो इसका मतलब या तो स्विच खराब है या मेरा बल्ब फ्यूज हो गया। अब वो आया और उसने देखा कि या एमसीबी, स्विच की जगह एमसीबी आप कर सकते हैं हाइपोथेसिस में। उसने देखा कि जो एमसीबी थी वो तो बिल्कुल ठीक थी। तो एक हाइपोथेसिस गई कि लाइट चली गई है, दूसरी भी खत्म हो गई, निरस्त हो गई, रिजेक्ट हो गई है कि वो एमसीबी गिरी हुई है, एमसीबी भी बिल्कुल ठीक है, सही काम कर रही है। तो तीसरी जो हाइपोथेसिस बची कि बल्ब तो फ्यूज नहीं हो गया है, तो उसने आके देखा वास्तव में बल्ब ही फ्यूज था। तो बल्ब को देखने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो सबसे पहले बल्ब ही देख ले। आपके मन में ये आ रहा होगा जी उठ के वहां गया होगा पहले बाहर झांकने, सबसे पहले बल्ब भी क्यों ना देखा उसने। तो अलग अलग व्यक्तियों के काम करने के, समस्याओं को हल करने के अलग तरीके होते हैं। तो वो तो गया, वो उसकी मर्जी की वो बाहर सर झांक के गया लाइट देखने के लिए। हाँ सर हाइपोथेसिस का कोई क्रम नहीं है, कहीं से भी कैसे भी आ हाँ, सकती कोई है। कुछ भी हो सकती है ना, कोई क्रम नहीं है। आपके समस्या के समाधान के लिए बनाए हुए अनेकों रास्ते होते हैं। वो जो सही मिलता था, जो गलत लगता गया उसको छोड़ते गए, जो सही मिला उस पे आप आगे चले गए, जिस पे आपको क्लू मिलते चले गए कि इस पे जाकर आपको मंजिल मिल जाएगी, तो वो आपका हाइपोथेसिस सही हो गई, उसको कहते हैं एक्सेप्ट हो गई। तो अभी इनिशियल स्टेज पे हाइपोथेसिस में आप डीपली पढ़ेंगे तो ये हंच होते हैं, अनुमान होते हैं समस्याओं के समाधान के। तो कई सारी आपने हाइपोथेसिस बनाई, जो सही थी वो पकड़ में आ गई, उससे आपने समस्या का हल कर लिया, बाकी सब रिजेक्ट हो गई, है ना। फिर उसको अलग अलग मेथड से टेस्ट करते हैं ना, स्टैटिकली जो है हम उनको एनालिसिस करते हैं, वो आगे पढ़ेंगे अब। और फिर कोई लास्ट में कंक्लूजन निकालते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। सबसे कोई पहले प्रॉब्लम, फिर हाइपोथेसिस, फिर टेस्टिंग, फिर एनालिसिस ऑफ डाटा, और लास्ट में कंक्लूजन। ये रिसर्च के एक तरह से 5 स्टैंडर्ड स्टेप्स भी होते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में 5 स्टेप्स में रिसर्च में इनका भाग लेते हैं। चलो, तो अब हम करते हैं अब बात करते हैं साइंटिफिक मेथड की लिमिटेशंस की। तो ये सब आप पढ़ लेना, इसमें लिखी हुई है। मैं आपको मोटी-मोटी 2 बातें बताता हूँ और दोनों को याद रखना और ध्यान से सुन लो। कि एक मेरे एक मित्र हैं, संजीव कुमार, नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है क्योंकि अच्छे के लिए लिया जा रहा नाम है। उनसे विज्ञापन 40 में आयोग में क्वेश्चन पूछा गया कि भई साइंटिफिक रिसर्च जो फिजिकल साइंस के और नेचुरल साइंसेस के होते हैं, भौतिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान, और सोशल साइंसेस के रिसर्च जिसमें लॉ का रिसर्च, जिसमें आपके सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, ये सब आते हैं। तो सोशल साइंसेस रिसर्च और साइंटिफिक रिसर्च में अंतर क्या है, ये पूछा गया। तो ध्यान रखना आप भी। एक सबसे पहला अंतर होता है कंटेंट का। जो भौतिक विज्ञानों की कंटेंट है वो जल्दी से चेंज नहीं होती, उसमें चेंजेस नहीं होते रहते हैं। वो मेटल होती है, कोई चीज होती है, कुछ ऐसा होता है जिसमें बदलाव नहीं होता। लेकिन सोशल साइंसेस के रिसर्च में क्या होता है, बदलाव होता रहता है। हम ह्यूमन ही तो उसका सेंटर होते हैं। जितने भी सोशल साइंसेस रिसर्च हैं उसकी जो स्टडी के जो आधार है वो या तो एनिमल होंगे या ह्यूमंस होंगे। तो इनमें इनकी प्रकृति, इनका व्यक्तित्व, इनकी बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है, तो कंटेंट अलग हो गई एक तो, है ना। तो दूसरा जनरलाइजेशन, भाई जो इंडिया के बच्चे जैसा सोचते हैं, जिस परिस्थिति में काम करते हैं, वो अमेरिका में अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो साइंटिफिक रिसर्च के जो रिजल्ट होते हैं उनको, उनकी जनरलाइजेबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, वो दुनिया में कहीं भी लागू किए जा सकते हैं। लगभग लगभग वो समान ही परिणाम देते हैं।
लेकिन सोशल साइंसेज के रिसर्च हम सब जगह एप्लीकेबल नहीं होते, जनरलाइजेबल नहीं होते हैं, वो एक देश काल परिस्थिति के अनुसार बदल जाते हैं। तीसरा मेथड्स होते हैं, टूल्स होते हैं। तो जो साइंटिफिक मेथड के जो टूल होते हैं, जो साइंटिफिक रिसर्च के, वो बहुत ही प्योर और शुद्धता के साथ रिजल्ट देते हैं। लेकिन सर सोशल साइंस में हाँ सर जैसे हम कह सकते हैं सर, साइंटिफिक के जो होते हैं ऑथेंटिक और फिक्स होते हाँ, हाँ, वो स्टैंडर्डाइज़ एक तरह के प्योर साइंटिफिक होते हैं। हम हैं। उतने जी हमारे जो सोशल साइंसेज़ के होते हैं, इनमें इनडायरेक्ट मेज़रमेंट होते हैं, लगभग सभी में इनडायरेक्ट मेज़रमेंट, है ना? डायरेक्ट मेज़र करने के लिए बुद्धि को आप, किसी की पर्सनैलिटी को आप, किसी के व्यवहार को आप डायरेक्ट मेज़र नहीं कर सकते। कोई मशीन नहीं बनी हुई है बुद्धि मापने की, कोई टेस्ट बनाना पड़ेगा पहले। पहले कोई बुद्धि मापने का टेस्ट बनाएगा कोई आदमी, उस टेस्ट के माध्यम से करेगा। तो जो टेस्ट बनाने का प्रोसीजर है, उस वो किस हिसाब से उसने बनाया, किस ऐज के लिए बनाया, क्या सोच के बनाया, क्या प्रश्न रखे, टिक-टिक करते रहते हैं। तो ये अंतर होता है मेनली साइंटिफिक और इस रिसर्च में, है ना? इनकी लिमिटेशंस है, वो आप इसमें देख लेना, पढ़ लेना, बाकी मैं आगे चलता हूँ क्योंकि आज के लेक्चर का समय थोड़ा ही बचा हुआ है। अब आते हैं ये तो बात हुई, नॉलेज की बात करी थी, अभी हमने पहले इन्फॉर्मेशन की बात करी, रीज़निंग, इंडक्टिव, डिडक्टिव की बात करी है हमने, है ना? साइंटिफिक रिसर्च के जो प्रोसीजर उनकी बात करी है। अब बात करते हैं, मेन आते हैं रिसर्च पर, कि रिसर्च क्या है? तो जैसा नाम से स्पष्ट है, मैं एक मिनट पानी पी लेता हूँ। जैसा नाम से स्पष्ट है, री प्लस सर्च। तो जहां तक मुझे याद आ रहा है, दिसंबर 2012 कि नेट में क्वेश्चन आया था कि रिसर्च का अर्थ है, अनुसंधान का अर्थ है रिसर्च, बार बार खोजना, और फिर उसमें और भी ऑप्शन थे। तो जैसा इंग्लिश में इसमें नाम है, इसमें री प्लस सर्च, तो बहुत लोग गलती कर जाते हैं कि री माने पुनः और सर्च माने खोजना। तो पुनः खोजना है, बार बार खोजना। तो आपसे पूछा रिसर्च क्या है, बार बार खोजना नहीं, ये नाम है इसका रिसर्च, बार बार खोजना, लेकिन नवीन ज्ञान खोजना। तो ये नवीन शब्द आप जरूर लगाएंगे, न्यू नॉलेज को, जो पहले ही खोजा जा चुका है उसको क्यों खोजना, रिसर्च, पुनः खोजना। अब भाई पुनः क्यों खोजे हम, जो पहले खोजा जा चुका, रिसर्च पर किसका, जो नोवेल्टी हो, जिसमें कुछ नयापन हो, जिसमें, वो खोजना रिसर्च कहलाता है। तो अनुसंधान क्या है, अनुसंधान नवीन ज्ञान की खोज है। बहुत भारी भरकम परिभाषाएं, डेफिनेशंस, अर्थ इसके याद रखने की कतई जरूरत नहीं है, केवल इतना भर याद रखिए, रिसर्च होता है नवीन ज्ञान खोजना, है ना, सर्चिंग न्यू नॉलेज। ये तो ये इतना सा आप इसका अर्थ याद रखना है आपको, है ना? चलो, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, है ना, डेफिनेशन। और यदि आप पढ़ना चाहें तो मैं एक डेफिनेशन लिख के लाया था, मैं पढ़ के बता दूं। प्रोफेसर एम वर्मा, शायद ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी के या पॉलिटिकल के प्रोफेसर रहे थे, उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कि यदि मुझे याद रहे कि अनुसंधान नवीन ज्ञान की खोज है, जिससे पुरानी और भ्रांत धारणाओं में सुधार किया जाता है और ज्ञान के वर्तमान कोष में, जो वर्तमान नॉलेज है, उसमें क्रमबद्ध ढंग से वृद्धि की जाती है। तो उनके अनुसार क्या था कि जो पुरानी मान्य धारणाएं हैं, पुराना पहले ही जो स्थापित ज्ञान है, उसमें कुछ खोजना, उसमें नयापन लाना और नए ज्ञान के जो भंडार है उसमें सुधार लाना। बहुत ही अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। मेरा एमए पॉलिटिकल साइंस का वाइवा था हापुड़ में एसएसपी डिग्री कॉलेज में। तो मुझसे जो वो आए थे, एक्सपर्ट आए थे इलाहाबाद से, उन्होंने मुझसे रिसर्च की डेफिनेशन पूछ ली और मैंने प्रोफेसर एम वर्मा के नाम के साथ ये बताई थी। तो उन्होंने बहुत ही अप्रिशिएट किया कि तुम्हें एम वर्मा का नाम याद है और ये सबसे अच्छी डेफिनेशन मानी जाती है। उन्होंने मुझसे कहा कि हिंदी की पुस्तकों के लिए सबसे अच्छी डेफिनेशन मानी जाती है। और ये मैंने पढ़ी थी प्रोफेसर केपी पांडे जी की जो रिसर्च की बुक है, हिंदी में आती है एक, शैक्षिक अनुसंधान, उसमें पढ़ी थी, है ना। तो एम वर्मा की अच्छी डेफिनेशन है कि पुरानी मान धारणा, नवीन ज्ञान की खोज, पुरानी भ्रांत धारणाओं में सुधार और वर्तमान ज्ञान में वृद्धि, ये रिसर्च का अर्थ है। तो इतना भी याद ना रखें, इतना याद रखें कि रिसर्च क्या है, नवीन ज्ञान की खोज है। चलो, वो सब आप इसमें पढ़ लेंगे, मैं पीडीएफ दूंगा आपको, ये सब आप उसमें पढ़ लीजिएगा, है ना। आते हैं टाइप ऑफ रिसर्च। तो भाई ये जो नवीन ज्ञान हम खोजते हैं, ये कितने प्रकार से खोजते हैं, वो कहते हैं टाइप ऑफ रिसर्च। तो अलग अलग टाइप के रिसर्च लोगों ने बताए हैं, अलग अलग टाइप के आधार पर, अप्रोचेस के आधार पर, किसी ने जो है इसका क्लासिफिकेशन किया, किसी ने केवल टाइप्स के आधार पर कर दिया, नेचर के आधार पर कर दिया, है ना। तो बेसिकली 3 टाइप के रिसर्च हैं। एक तो बेसिक या प्योर रिसर्च, तो जो एजुकेशन से अलग कैंडिडेट यहाँ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने रिसर्च एक कम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा है, तो वो बहुत ध्यान से पढ़ें। एजुकेशन एमएड एमए एजुकेशन वाले लोगों को ये बहुत डेडिकेटेडली पढ़ाया जाता है, उनकी नॉलेज आपसे अलग होगी, तो आपको बहुत ध्यान देना है। तो पहला हुआ बेसिक रिसर्च,
ये आपको रट लेने हैं पक्के से, अच्छे से। फिर दूसरा हुआ एप्लाइड रिसर्च और तीसरा हुआ एक्शन रिसर्च। इन तीनों से नेट के फर्स्ट पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंदर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो यदि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चन करके आएंगे। जो बेसिक रिसर्च है, अभी इसे पढ़ो मत, केवल समझ लो। बेसिक रिसर्च का उद्देश्य कहीं कोई किसी समस्या का समाधान नहीं होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होता है। बेसिक रिसर्च का जो बेसिक या प्योर अनुसंधान है, उसका उद्देश्य होता है थ्योरी बिल्डिंग करना, नवीन ज्ञान खोजना, बस केवल इतना भर जो काम जिस रिसर्च में किया गया वो बेसिक में आएगा। न्यूटन के जो नियम दिए गए, वो एक पेड़ के नीचे सो रहे थे, ऊपर से सेब गिरा और उन्होंने जो है उनके दिमाग में सेब ऊपर आसमान में क्यों नहीं गया, वो नीचे क्यों आया, और उन्होंने जो है ग्रेविटी और ये दुनिया भर के नियम वो सब दे दिए। तो ये जो ये क्यूरियोसिटी से आया, थ्योरी बिल्डिंग के लिए आया, नवीन ज्ञान जो है वो बेसिक रिसर्च में होते हैं। जो सबसे पहली बार कोई चीज खोजी गई होगी, सबसे पहली बार जिसका उससे पहले कोई अस्तित्व नहीं होगा, वो सब की सब नॉलेज जो होती है वो बेसिक रिसर्च में कहलाती है। जितनी भी थ्योरी, जितने भी लॉ बनाए गए हैं, वो सब के सब प्योर या बेसिक रिसर्च में आते हैं। चलो आगे चलते हैं। फिर दूसरा आता है अप्लाइड रिसर्च। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बेस्ड होता है। उसका पहले वाले का बेसिक रिसर्च का उद्देश्य थ्योरी बिल्डिंग था। ये की पॉइंट जो मेरे मुंह से ही निकला ना, थ्योरी बिल्डिंग, ये एग्जैक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं इसी के आधार पर। थ्योरी बिल्डिंग किस अनुसंधान का मुख्य भाग है, तो वो प्योर या बेसिक रिसर्च का है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, ये है अप्लाइड रिसर्च का। तो जो कुछ भी खोजा जा चुका है बेसिक रिसर्च में, जो पहले से विद्यमान है, उसी में से कुछ निकाल कर अपनी रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सोल्व करना, उसको अप्लाई कर देना वहां पर, वो कहलाता है अप्लाइड रिसर्च। और इसमें इसका उदाहरण लिखा हुआ है, या आप देख सकते हैं कि जैसे आजकल जूम वगैरह और ये सब क्लासेस हैं, जूम का आविष्कार हुआ होगा, तो ये बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च के अंतर्गत आएगा जब इसका निर्माण हुआ। अब जूम सर का एजुकेशनल सिग्निफिकेंस, हाँ सर पूछो। सर जैसे मतलब अनुसंधान में वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं किसी चीज को हाँ लेकर के किसी, हाँ, तो सर वो वाली रिसर्च हमारे इन तीनों में से कौन सी? मोस्ट ऑफ अलग अलग तरह की होती है ना। भाई मान लो आप ये देखना चाह रहे हैं कि भाई सर एजुकेशन। जैसे हमारा कोई एक्सपेरिमेंट, जैसे हमारा मून एक्सपेरिमेंट था वो सर, मून मिशन जो था वो हाँ हमारा फेल हो गया, अब उस पर दोबारा रिसर्च चल रही है, तो सर उस रिसर्च को हम किस रिसर्च में रखेंगे सर, टाइप में? भाई, आप जो मून का जो वहां ले जाने का जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे पहले से हुए सिद्धांतों का यूज कर रहे हैं। तो ये एक तरह का अप्लाइड रिसर्च है कि आप विज्ञान की जो थ्योरी सिद्धांत आ चुके हैं, उन सबका गठजोड़ करके अपने ज्ञान को वहां भेजने का प्रयास कर रहे हैं। तो बेसिकली अप्लाइड रिसर्च में है। और इसके पीछे जितने भी सिद्धांत खोजे गए होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स का, किसी चीज को कितनी फ्रीक्वेंसी पर घुमाकर कहाँ रखें, जिसने ही बताया होगा, वो पहले जो चीजें खोजी जा चुकी हैं वो बेसिक रिसर्च होते हैं। तो बेसिक सर रिसर्च। जैसे जैसे हमारा रिसर्च सर ये हमारा कंप्लीट हो जाता है और हमारा जैसे ये एक तरफ उतारने की बात चल रही थी, हाँ तो सर ये सफल हो जाता है, तो सर वो तो हमारा न्यू निकल के आएगा, जो भी निकल के आएगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ उससे नई चीजें बहुत और निकल के आ सकती हैं। कितनी फ्रीक्वेंसी पे हमने घुमाया था तो इतनी पे भी हो गया, पहले क्या सोच के एज्यूम करके चले थे, वो नई चीज अलग आ सकती है। लेकिन उसको भेजने के प्रोसेस में जो हमने दूसरों की चीजें पहले से जी। हुई खोजों का जो आविष्कार किया, वो सब अप्लाइड के अंतर्गत आएगा। अब वो हमने काम सक्सेसफुल कर लिया, उससे हमें कुछ करेक्ट सर। नई और चीजें पता चल गई हम्म। कि भाई ये चीजें प्रयोग करके हमने ऐसा ऐसा किया, तो ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, वो नई चीजें आ जाएंगी। पर जब हम पहले तो से स्थापित। इसको सर हम सर हम अप्लाइड में रख सकते हैं मतलब? हाँ, ये भेजना अप्लाइड में। और जब कुछ ऐसे नए सिद्धांत आपने भेज दिया, आपने कुछ और नई चीज बना दी जो पहले से ज्ञात नहीं थी, आगे के लिए मार्गदर्शक हो सकती हैं, तो वो जो खुद निकल के आई वो बेसिक में भी आ सकती हैं। उसमें से कोई नया सिद्धांत उन्होंने दे दिया कि भाई जो चक्कर काटता है वो इतने की जरूरत नहीं है, वो इतने पे जा सकता है। पहले कुछ हम और एज्यूम करके चल रहे थे, लेकिन हमारे एक्सपेरिमेंट से पता चला कि इतने पे हो सकता है, आगे के लिए मार्गदर्शक हो गया, प्योर रिसर्च के अंतर्गत आएगा, थ्योरी बिल्डिंग हो गई उसका उद्देश्य, है ना, कि थ्योरी बन गई एक आगे के लिए। ओके सर। तो जो पहले ओके हम सर। यूज कर रहे हैं, हम यान को बनाने में, भेजने में जितनी भी थ्योरीज का यूज कर रहे हैं, हो सकता है उस दौरान भी कुछ हम नई चीज बना लें, कोई नई थ्योरी बना लें, तो जो नई बनाएंगे वो आएगी। लेकिन जो पहले से यूज कर रहे हैं वो तो प्योर बेसिक रिसर्च तो वही है जो पहले से बन गई है ना। जैसे ओके सर, थैंक यू। मैं आपने सबने जिसने भी बीएड किया होगा उसने पढ़े होंगे, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का नाम सुना होगा, है ना। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जैसे बीएफ स्किनर का था, और नॉर्मन ए क्राउडर का था,
ह्यूरिस्ट है ना, तो ये अलग-अलग कई तरह के थे, लीनियर था, ब्रांचिंग जी था, है सर। ना, मैथेटिक था। तो 3 प्रकार का था। तो जिसने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के सिद्धांत दिए, स्किनर ने, तो स्किनर का ये जो बेसिक ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो के सिद्धांत जो दिए, ये प्योर या बेसिक रिसर्च में आते हैं। अब किसी व्यक्ति को ये लगा कि जो स्किनर ने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के जो सिद्धांत दिए हैं, क्या इनके आधार पर बच्चे की मैथमेटिक्स में अचीवमेंट को बढ़ाया जा सकता है? ये बच्चा एक मैथ में कमज़ोर है, तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको यूज़ करके क्या बढ़ाया जा सकता है? और वो व्यक्ति उनका पहले से ही बने हुए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के सिद्धांत जो कि स्किनर ने बनाए थे, उनको बच्चे की अचीवमेंट बढ़ाने में यूज़ कर रहे हैं, तो एप्लाइड रिसर्च है। वो दे चुके हैं, उनका बेसिक प्योर रिसर्च कहलाएगा स्किनर का, हम उनके का बने-बनाए का हम यूज़ करके रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, एप्लाइड रिसर्च कहलाएगा। क्लियर है दोनों चीज़ें? यस सर। सर। हाँ, यस चलिए। सर। यस सर। यस सर। ठीक है। एक तीसरा प्रकार आता है, तीनों प्रकार आपको बहुत अच्छे से रटे हुए होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 3 को समझे बिना रिसर्च समझा नहीं जा सकता, सब कुछ बेकार है। तीसरा आता है एक्शन रिसर्च। तो बेसिक रिसर्च, एप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च, ये वो प्रकार का अनुसंधान होता है। एक ये म्यूट कर लीजिए, कोई अनम्यूट है, वो म्यूट कर लीजिए खुद को। हाँ, एक तीसरे प्रकार का रिसर्च है एक्शन रिसर्च। इसके साथ एक शब्द याद रखिए, रट लीजिए उसको, बिल्कुल कहीं दिमाग में बैठा लीजिए, इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमीडिएट तात्कालिक समस्याओं का हल करना। तो अनुसंधान का वह प्रकार जिसमें हमारे साथ कोई अचानक से समस्या है, इमीडिएट उसका तुरंत का तुरंत सॉल्यूशन चाहिए, जल्दी चाहिए, कम समय में चाहिए, 2 दिन में, 4 दिन में, वो सब की सब आती है। गरम है वो। कोई अनम्यूट हो गया, म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ सर, हम कर दे रहे हैं, हम देख रहे हैं सर। अच्छा, 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 ठीक है, ठीक है। मुझे लगा कि वो उन्हीं को खुद को करना पड़ेगा। नहीं तो सर, कंट्रोल मेरे हाथ में है, कोई करेगा तो हम अनम्यूट कर ठीक है, देंगे उसको। तो तीसरा हुआ एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च में इमीडिएट शब्द याद रखना हमेशा, बस ये मैं इसमें लिख के भी लेता हूँ, इमीडिएट इश्यूज, है ना? तो अनेकों बार तात्कालिक शब्द ही आता है और उसी से ये पकड़ा जाता है। मान लो आपकी क्लास में आप टीचर बन गए, भाई सभी जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सबका उद्देश्य शिक्षक बनना ही है। हो सकता है नेट करके वो यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, हो सकता है वो किसी कॉलेज में या स्कूल में भी टीचर बन जाएँ, है ना? तो नेट से तो उसके ही बनेंगे, लेकिन नेट देने का उद्देश्य है शिक्षक बनना, आप शिक्षक बनना चाह रहे हैं। तो मान लो किसी बच्चे की किसी टीचर की क्लास में कोई बच्चा होमवर्क करके नहीं लेके आता, तो अब इस पे बेसिक रिसर्च क्या काम करे? या इस पे कितना लंबा समय लगेगा, या एप्लाइड रिसर्च आप काम करें, इसमें 2 साल 4 साल लगाएँगे, बच्चा तो दूसरी क्लास में पढ़ रहा है, चौथी क्लास में पहुँच जाएगा, आप 1 साल लगाएँगे, रिसर्च करेंगे। तो ऐसी समस्याएँ जिनका तात्कालिक रूप से हल होना चाहिए, वो सब की सब आती हैं एक्शन रिसर्च में। तुरंत समस्याएँ, एक किसी संस्था में किसी कंपनी में कर्मचारी देर से आते हैं, उन लेट आने की आदत है, 10 बजे का टाइम है, साढ़े 10 बजे आते हैं। अब उस पे कोई वो रिसर्चर बैठा दे, तो 1 साल लगाएगा तो क्या फ़ायदा होगा? तो ऐसी समस्या का तुरंत समाधान करना पड़ेगा कि कंपनी में कर्मचारी इतनी देर से क्यों आ रहे हैं? तो तुरंत समाधान चाहिए, जल्दी 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में। तो कम समय में जब तुरंत किसी समस्या का समाधान चाहिए, तब एक्शन रिसर्च किया जाता है। तो ये क्लियर हो गया होगा? अब बच्चा होमवर्क करके नहीं ला रहा, अब टीचर उसके लिए अनुसंधान करेगा, एक्शन रिसर्च का पूरा प्रोसीजर होता है, जैसे वो रिसर्च का होता है। समस्याओं के अनेकों कारणों का पता चलाएगा, वो देखेगा, उसके घर जाएगा, क्या इस पे बेसिक पेंसिलों की इनकी कमी तो नहीं है, क्या किताब, क्या घर में कोई पढ़ाने वाला है, क्या घर में बेसिक सुविधाएँ लाइट वाइट उसके है या नहीं है, क्या घर यहाँ से जाने के बाद बाल मजदूरी तो नहीं करता है। तो वो अनेकों कारणों को लिखेगा, फिर उनकी खोज करेगा, सही कारण का पता चलाएगा और उसको दूर करने का प्रयास करेगा। उसे पता चला कि बच्चे को बेसिक चीज़ें ही उसके पास सामग्री नहीं है, उसके पास पेंसिल, कॉपियाँ नहीं होती, तो वो प्रयास करेगा, दिलवाए, उसके माता-पिता से कहे, खुद अपने आप दे आए और उस समस्या का वो समाधान करेगा। तो तुरंत तात्कालिक समस्याओं का जब समाधान चाहिए, तब एक्शन रिसर्च कहलाता है। रिसर्च का एक और टाइप होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च वर्सेस क्वालिटेटिव रिसर्च, है ना? तो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है वो जिसमें मात्रा हो, न्यूमेरिकल, जहाँ भी चीज़ें आ जाएँगी न्यूमेरिकल। डाटा 2 तरह का होता है, डाटा जो इन्फॉर्मेशन, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड डाटा। तो डाटा 2 तरह का होता है, क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा। उन्हीं के आधार पर रिसर्च होता है। तो क्वांटिटेटिव जिसमें मात्रा शामिल हो, है ना? न्यूमेरिक चीज़ें शामिल हो, जिनको तोला मापा जा सकता हो, वो क्वांटिटेटिव रिसर्च। जिनमें स्टैटिक्स का यूज़ किया जा सकता हो, वो क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च वो है जिसमें न तो स्टैटिक्स का यूज़ किया जा सकता हो, और डाटा जो होता है वो टेक्स्ट के रूप में होता है, वर्णनात्मक होता है, शब्दों के रूप में होता है, उसी के रूप में हम उसको लिखते हैं। उदाहरण के लिए समझते हैं कि कोई व्यक्ति ये जानना चाहता है कि देश में
कोई लॉ फील्ड का है, कोई एजुकेशन का है, तो अलग-अलग उदाहरण ले लेते हैं कि भई चलो मैं एजुकेशन का ही लेता हूँ, छोड़िए उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने पड़ेंगे। कोई व्यक्ति ये जानना चाहता है कि भई 12वीं करने के बाद बच्चों का रुझान किस फील्ड में ज़्यादा है? 12वीं करने के बाद नॉर्मल टीडीसी जो 3 ईयर डिग्री कोर्स ट्रेडिशनल होता है, बच्चे उसमें प्रवेश करते हैं, टेक्निकल एजुकेशन में जाते हैं, कोई डिप्लोमा करता है, क्या करते हैं बच्चे? तो वो एक सर्वे करेगा, डाटा लेगा, उसका एनालिसिस करेगा, स्टैटिस्टिक्स लगाएगा, है ना? इस प्रकार काम करेगा। तो वो जिसमें डाटा आता हो, उसका एनालिसिस होता हो, मतलब डाटा न्यूमेरिकल फॉर्म में आता हो, न्यूमेरिकल शब्द याद रखना, और उसका एनालिसिस भी उसी तरह से होता हो किसी स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से, वो क्वांटिटेटिव रिसर्च है। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है? भाई आप अध्ययन कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी के शैक्षिक विचारों का अध्ययन, स्वामी विवेकानंद जी के शैक्षिक विचारों का वर्तमान समय में अध्ययन। तो कहीं कोई स्टैटिक्स ही नहीं लगनी इसमें, तो आप हिस्टोरिकल कोई इवेंट के बारे में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के असफलता के कारण, है ना, या लखनऊ में असफलता के कारण क्या रहे, तो इस प्रकार का जो अनुसंधान करें, कोई स्टैटिक्स नहीं लगनी, कोई न्यूमेरिकल नंबरों के रूप में कोई डाटा नहीं लेना, तो ऐसे जो अनुसंधान होंगे वो सब होते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वांटिटेटिव जिसमें क्वांटिटी, मेजर और स्टैटिक्स यूज होती हो, क्वालिटेटिव जिसमें डिस्क्रिप्टिव रूप में, शब्दों के रूप में, लिखित रूप में हो, स्टैटिक्स का यूज ना होता हो, वो क्वालिटेटिव रिसर्च है ना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये दोनों का अंतर। जी सर। हाँ, मुख्यतः क्वालिटेटिव रिसर्च जो हम एजुकेशन में आप जो लोग यूज करते हैं सभी, मेनली सोशियोलॉजी में जो यूज करते हैं, वो ह्यूमन बिहेवियर, किसी घटना का पता लगाना, किसी व्यक्ति के विचारों का पता लगाना, उसके व्यक्तित्व के बारे में अनुसंधान करना, इस प्रकार की चीजें इसमें क्वालिटेटिव रिसर्च में होती हैं। एक वर्ड आएगा ट्रायंगुलेशन, और मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा बाद में जब टाइप्स में पढ़ेंगे, वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं, वो यहीं से ही जन्मे है ना। चलो, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च, सिस्टमेटिक होना चाहिए। सिस्टमेटिक का मतलब स्टेप बाय स्टेप करा गया होना चाहिए, जो स्टेप हमने अभी पढ़े हैं, अभी 5, वो स्टेप फॉलो होने चाहिए। रेप्लिकेबल होना चाहिए, यानी उसको उसकी पुनरावृत्ति की जा सकती है, उसे टेस्ट किया जा सकता हो। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होना चाहिए, बहुत सारे जो एक्सट्रोनियस वेरिएबल्स होते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। इंपीरिकल होना चाहिए, देखो अच्छे रिसर्च की ये विशेषता है, इंपीरिकल यानी वो अनुभव आधारित होना चाहिए। ऑब्जर्वेबल, कुछ हमने करके साइंटिफिक रूप में हम उसको प्रूव कर सकते हो, ऐसा भी होना चाहिए, वो अच्छा रिसर्च माना जाता है। क्रिटिकल, इसके क्रिटिकली उसको एग्जामिन किया जा सकता हो ये। चलो, अभी आज की पहली यूनिट में बस फटाफट 5 मिनट में खत्म करते हैं, बाइंड अप करते हैं इसको। 2 और चीजें हैं फिलोसफिकल फाउंडेशन के अंतर्गत, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो ये है, तो इसे ये पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक अलग कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ। मॉडर्निज्म और प्री मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म, ये 3 वर्ड और हैं। तो मॉडर्निज्म कहते हैं जब हम सोशियोलॉजी और हिस्ट्री में और पॉलिटिकल साइंस वाले तीनों विषय के विद्यार्थियों ने पढ़ रखा होगा। एक शब्द है एनलाइटमेंट, है ना, ज्ञानोदय, ज्ञान का प्रकाश। तो एक ये प्रक्रिया चली थी 17वीं और 18वीं सदी में एनलाइटमेंट की, तो उसे एनलाइटमेंट नाम दिया गया। तो उससे जो एनलाइटमेंट 17 और 18वीं शताब्दी से जो पहले का समय है, उसे प्री मॉडर्निज्म कहते हैं। तो उस क्या था प्री मॉडर्निज्म? वो समय जिसमें कोई साइंटिफिक इनोवेशंस नहीं हो रही थी, साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं था, और सारा ज्ञान ऑथोरिटी पर आधारित था। ऑथोरिटी कौन थी? शिक्षक था ऑथोरिटी, विषय का विशेषज्ञ, सर्वज्ञाता कौन थे? हमारे रिलीजियस टेक्स्ट थे, जो धार्मिक ग्रंथ है हमारे, वो थे। उन्हीं के आधार पर जो है बातचीत होती थी, उन्हीं से सारा ज्ञान निकला था, उन्हीं को आंख बंद करके फॉलो करते थे। तो प्री मॉडर्निज्म समय है 17वीं 18वीं सदी से पहले का समय। 17वीं 18वीं में बहुत तकड़ी क्रांतियां हुई, फ्रांस की क्रांति हुई, अमेरिकन क्रांति हुई, वैज्ञानिकवाद का जन्म हुआ, उद्योग विकसित हुए, लोगों में साइंटिफिक सोच आई, वैज्ञानिक रूप से सोचने लगे, पुरानी मान्यता और धारणाओं को रिजेक्ट करने लगे। तो कहा गया मॉडर्न लोग हैं, मॉडर्निज्म कहा गया। तो प्री मॉडर्निज्म वही जो पहली पुरानी बातों को मानते थे, रिलीजियस टेक्स्ट को उनके आधार पर जो बातें करते थे अनसाइंटिफिक थी और प्रूवन नहीं थी, वो प्री मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म एनलाइटमेंट का समय 17वीं 18वीं का जो समय था, क्रांतियों का समय, जब ज्ञान का उदय हुआ, लोग वैज्ञानिक रूप से सोचने लगे, पुरानी मान्यता धारणाओं को छोड़ने लगे। पोस्ट मॉडर्निज्म, वो जो मॉडर्निज्म में जो कमियां आ गई थी, जो अत्यधिक वैज्ञानिकवाद पर, साइंटिफिक जो है प्रोसेस पे जो बल दिया गया, उसकी कमियों को दूर करते हुए जो बाद का एक समय है, उसे पोस्ट मॉडर्निज्म कहा गया।
मॉडर्निज्म में साइंस और रीजनिंग और इन पे इतना बल दिया गया कि ह्यूमन पीछे छूट गए, सब कुछ मशीनें हो गई, सब कुछ साइंस के अनुसार है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है, ह्यूमन की सोच कुछ नहीं है, तो ह्यूमन बैकवर्ड चले गए और साइंस आगे आ गई। तो मॉडर्निज्म में ये कमी आ गई थी, तो पोस्ट मॉडर्निज्म में उसको दूर किया गया। तो हमारे ये जो जो वर्ड लिखे हुए हैं पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म, तो ये पॉजिटिविज्म जो है ये मॉडर्निज्म के समय ही ये कॉन्सेप्ट आई थी, और पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है ये पोस्ट मॉडर्निज्म के समय आई है। तो ये मैंने इसलिए आपको बताया कि सुदूर भविष्य में जब आप किसी परीक्षा कहीं इंटरव्यू देंगे तो ये आपसे मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्न, प्री मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म पूछा जा सकता है, और रिसर्च की दृष्टि से भी पूछा जा सकता है। और हमारा जो पॉजिटिविज्म है, पोस्ट पॉजिटिविज्म है, ये उन्हीं से जुड़े हुए हैं। तो जो पॉजिटिविज्म है ये एक सोशियोलॉजिस्ट हुए थे, समाजशास्त्री थे बहुत बड़े, अगस्त कामते, है ना, हम तो उनका ना जो भी उच्चारण हो हम तो उनका अगस्त कामते ही पढ़ते हैं, उन्होंने ये दिया था। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद करके लिख लेना कहीं कि पॉजिटिविज्म जो है ये किसने दी थी, ये अगस्त कामते ने दी थी। और उन्होंने कहा था कि कोई भी प्रत्येक ज्ञान, प्रत्येक कार्य विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए, यदि उसमें साइंटिफिक मेथड का यूज होता है तो वो ठीक है, नहीं तो उसका ज्ञान संदिग्ध है, ये बात कही। तो इन्होंने घोर वैज्ञानिकवाद पे बल दिया, और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इंपीरिकल रिसर्च, दो वर्ड मेरे मुंह से निकले हैं। तो पॉजिटिविज्म अगस्त कामते ने दिया, साइंटिफिक मेथड पर बल देता है ये पॉजिटिविज्म जो है ना। और इसके दो मुख्य प्रकार कौन से हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और सर्वे रिसर्च, ये इसके मुख्य प्रकार है पॉजिटिविज्म के जो अंतर्गत आते हैं। यानी ये क्वांटिटेटिव रिसर्च पे बल देता है पॉजिटिविज्म, जिसमें साइंटिफिक प्रोसेस का यूज किया जा सकता हो, तो ये वो विधि हुई। अच्छा, अब पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है, तो फिर तो पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले जो लोग थे उन्होंने कहा कि भाई हम जो यहाँ जितने भी लोग हैं, हम सबकी समझ अलग होती है, सबका ज्ञान का निर्माण का तरीका अलग होता है, और सबकी सबकी जो वर्णन है, सबका जो कुछ हम लिखते हैं वो सब अलग अलग तरह से लिखते हैं। तो जरूरी नहीं कि वो एक ही तरह का हो, वैज्ञानिक कसौटी पर खरा उतरे। तो जो पॉजिटिविज्म की जो साइंटिफिक मेथड पे बल देने वाली बात थी, उसके विरोध में जो खड़ा हुआ वो पोस्ट पॉजिटिविज्म हुआ। और इसमें क्या क्या आया, जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, ये मुख्यतः ये क्वालिटेटिव रिसर्च के पार्ट से संबंधित भाग है। भाई वो कहते हैं कि जो साइंटिफिक मेथड है और जो वैज्ञानिक सोच है वही ठीक है, और वो जो किसी ने कह दिया, एक विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरा, वही सबको फॉलो करना चाहिए। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है कंस्ट्रक्टिविज्म पर बल देता है। तो जो हम मनोविज्ञान में भी पढ़ते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान में और बीएड में पढ़ा होगा, कंस्ट्रक्टिविज्म, वो पोस्ट पॉजिटिविज्म की धारणा है। ये कहती है कि जो ज्ञान है उसको प्रत्येक व्यक्ति अपने मस्तिष्क में अपने हिसाब से धारित करता है और उसका वर्णन करता है। तो ये सब्जेक्टिव होती है नॉलेज। ये कहते हैं कि जरूरी नहीं कि जो साइंटिफिक नॉलेज है वही ठीक हो, सब्जेक्टिव नॉलेज है जिसमें अपना मीनिंग भी लग गया है, वो भी ठीक है, वो प्रोसेस भी ठीक है, जरूरी नहीं कि विज्ञान पे आधारित हो। पोस्ट पॉजिटिविज्म कहते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म आया, ट्रायंगुलेशन आया। तो पॉजिटिविज्म क्या कहता था, ये कहते थे कि भाई जो रिसर्च है वो दो तरह का होता है, मैं आपको बताता हूँ, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और सर्वे रिसर्च, बस इससे अलग वो औरों को रिसर्च ही नहीं मानते थे। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले कहते थे क्वालिटेटिव भी तो रिसर्च होता है, बेशक उसमें हम साइंस और स्टैटिकल मेथड का यूज नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि, तो उन्होंने कहा कि आप लोग कैसे डाटा का वेरिफिकेशन करेंगे, पॉजिटिविज्म वालों ने कहा इनसे, पोस्ट वालों से, तो इन्होंने कहा कि हम ट्रायंगुलेशन से करेंगे। तो ग्राउंडेड थ्योरी, ट्रायंगुलेशन, कंस्ट्रक्टिविज्म, सब की सब जहाँ कहाँ से निकल के आई, पोस्ट पॉजिटिविज्म से आई। और जो वर्तमान समय चल रहा है वो लगभग यही है। अभी एक आगे एक नया युग की ओर शुरुआत है, उसको मैं आपको बताऊंगा, आगे चलेंगे। तो अभी दो ही आपके यहाँ सिलेबस में है, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म अगस्त कामते ने दी, विज्ञान पर, वैज्ञानिक विधि पर ज्यादा बल देती है, इस दो ही प्रकार रिसर्च के मानती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और सर्वे रिसर्च, है ना। चलिए अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च पे, जल्दी से बता देता हूँ, फिर जब बाद के लेक्चर होंगे उनमें इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अलग अलग तरह के रिसर्च होते हैं, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, सर्वे रिसर्च, है ना। तो सब कुछ भूल जाओ, और जो मैं अब करता हूँ, अब करते हैं आंखों से आंखें मिलाकर बात, है ना, मुझे आप दिख नहीं रहे थे। हाँ, तो अब करते हैं, बस ये लास्ट चल रहा है इसका, मुश्किल से 2 मिनट में, 3 मिनट में खत्म हो जाएगा। एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं, रिसर्च की किताब लिखी है जॉन डब्ल्यू बेस्ट। तो उसे बेस्ट और कॉन ने एक किताब लिखी है अपनी, एजुकेशनल रिसर्च के नाम से, आप पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे पड़ी हुई है। उन्होंने रिसर्च के 3 प्रकार बताए हैं। तो अभी तो हमने पढ़े थे
बेसिक रिसर्च पढ़े थे और ये वो पढ़े थे, वो एक अलग टाइप है ना, रिसर्च की प्रकृति के आधार पर। जो रिसर्च टाइप्स और मेथड्स के आधार पर वो जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने बांटे हैं, 3 प्रकार में बांटे हैं। और कैसे याद करेंगे इनको हम? तो टेंस कितने होते हैं, कोई मुझे बताओ टेंस। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। 3 3 प्रकार टाइप। के। बहुत बढ़िया। तो 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, देखो पास्ट टेंस, Past प्रेजेंट टेंस और और फ्यूचर। फ्यूचर। तो बस 3 टेंस याद रखिए, 3 प्रकार के रिसर्च याद रहेंगे आपको। जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने बताए हैं। उन्होंने कहा था व्हाट वाज, क्या था। क्या था किससे संबंधित है? पास्ट से संबंधित है ना। जी सर। हाँ, व्हाट इज, क्या है, अब क्या है, प्रेजेंट टेंस। वर्तमान से संबंधित है, प्रेजेंट टेंस। और व्हाट विल, क्या होगा, फ्यूचर टेंस से फ्यूचर। संबंधित है। तो जो व्हाट वाज है उसमें जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने रखा हिस्टोरिकल रिसर्च को, ऐतिहासिक अनुसंधान को रखा। और व्हाट इज, क्या है, जो वर्तमान ज्ञान की खोज कर रहा है, उसमें रखा डेस्क्रिप्टिव रिसर्च को। और व्हाट विल, क्या होगा, उसमें रखा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को। तो 3 प्रकार के टेंस, 3 प्रकार के प्रश्न और 3 प्रकार के रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च व्हाट वाज, क्या था से संबंधित। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च व्हाट इज, वर्तमान से संबंधित, जो वर्तमान ज्ञान में खोज करता हूँ, मैं बताऊंगा भी आपको। और क्या होगा, व्हाट विल, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसमें हम कुछ जोड़ तोड़ करके कहते हैं कि हेयर डाई बनानी है जिससे आंखों को नुकसान ना हो, कितनी मात्रा में ये मिलाएं, क्या होगा, इसमें क्या होगा, क्या निकल के आएगा। तो जो भविष्य के बारे में कहता हूँ, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब आपके मन में आएगा, जो बहुत सारे जिन मेरे साथियों ने रिसर्च पहले से पढ़ रखा है, जो एजुकेशन के होंगे, उनके मन में आएगा कि रिसर्च के तो बहुत सारे प्रकार हैं। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होता है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होता है, केस स्टडी रिसर्च होता है ना, और कोजल कंपैरेटिव रिसर्च होता है। तो ये कहाँ गए? तो याद रखना कि जो जॉन डब्ल्यू बेस्ट, उसमें एक बात और हम बाद में बात करेंगे कि देखो, बीच वाले को छोड़ दो, वर्तमान को मैं 2 बता रहा हूँ। व्हाट वाज ऐतिहासिक, पास्ट हो गया, व्हाट वाज पास्ट हो गया। उसमें केवल और केवल 1 या 2 तरह के अनुसंधान आते हैं, एक तो हिस्टोरिकल रिसर्च और एक इंडिया में, हम भारत में कह देते हैं फिलोसफिकल रिसर्च, है ना, कि जी स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का अध्ययन कर रहे हैं, किसी महान मूर्ति का अध्ययन कर रहे हैं, किसी के राजनीतिक जीवन का अध्ययन कर रहे हैं, है ना। तो वो वाले सब अनुसंधान हो गए व्हाट वाज हिस्टोरिकल में। तो केवल 2 प्रकार के हिस्टोरिकल रिसर्च और फिलोसफिकल रिसर्च आए व्हाट वाज में। 2 प्रकार के रिसर्च, व्हाट वाज में। और जो व्हाट विल, क्या होगा में आया केवल और केवल एक रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो अभी आपने 3 रिसर्च के नाम मेरे मुंह से सुने, हिस्टोरिकल रिसर्च और फिलोसफिकल रिसर्च। 2 प्रकार के रिसर्च हुए, व्हाट वाज हिस्टोरिकल रिसर्च में आ गए। और केवल एक प्रकार का रिसर्च, तीसरे प्रकार के में आया व्हाट विल, क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब भैया जितने भी प्रकार के रिसर्च आपने नाम सुनोगे, सुने हैं वो सब के सब किस में आएंगे? बीच वाले डेस्क्रिप्टिव रिसर्च में आएंगे। बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी कोई मन में संशय रखते हुए इस वाले क्लासिफिकेशन को याद रखना, आप कभी जीवन में मात नहीं खाएंगे। व्हाट वाज, क्या था, हिस्टोरिकल रिसर्च है। 2 प्रकार के हो गए हिस्टोरिकल रिसर्च में। एक तो स्वयं हिस्टोरिकली, जिसमें आप इतिहास वाले करते हैं, कहीं जाके खुदाई कर ली, कोई आर्टिफैक्ट्स और कोई ऑर्नामेंट्स और कोई मॉन्यूमेंट्स, उसकी खुदाई उदाई करी। हम लोग एजुकेशन वाले क्या करते हैं, हम करते हैं कि जो है गए वहां, पीछे जाते हैं कि 1905 से 1920 के बीच भारत की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन। तो चूंकि पिछले समय का कर रहे हैं तो ऐतिहासिक अनुसंधान, स्वामी विवेकानंद के विचारों का अध्ययन कर रहे हैं तो वो भी पास्ट में जाके कर रहे हैं, तो वो ऐतिहासिक अनुसंधान है सब, है ना। फिलोसफिकल में भी रख देते हैं इनको हम। तो 2 प्रकार के हो गए वहां। एक प्रकार का हो गया एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, व्हाट विल, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गया। जितने भी बचे वो आ गए सारे के सारे डेस्क्रिप्टिव रिसर्च में। कौन से आ गए सुन लीजिए, सर्वे रिसर्च एक होता है इसमें, है ना, और इंटर रिलेटेड स्टडीज आती हैं इसके लिए, है ना, और ट्रेंड वो आती है, लॉन्गिट्यूडनल ट्रेंड स्टडीज आती हैं। तो जो सर्वे रिसर्च हैं, जितने भी प्रकार के सर्वे होते हैं वो सब के सब डेस्क्रिप्टिव रिसर्च का हिस्सा, वर्णनात्मक अनुसंधान का हिस्सा होते हैं, और सब के सब क्वांटिटेटिव होते हैं। सर्वे की जो बेसिक नेचर होती है, कोई आपसे कहने लगे कि सर्वे क्वालिटेटिव भी होते हैं, तो बना सकते हैं, जबरदस्ती वाली बात है। बेसिकली सर्वे रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है। तो सर्वे रिसर्च आ गया, एक खत्म हुआ। स्कूल का सर्वे, स्वास्थ्य सर्वे, जनसंख्या का सर्वे, घर कितने बने हैं उसका सर्वे, जिसमें भी सर्वे नाम आ गया वो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च का हिस्सा है और व्हाट इज से संबंधित है। आपकी इसमें और बहुत सारे आंसर, नैरेटिव स्टडी होगी, एक्सप्लोरेटिव स्टडी हो गई आपकी, है ना, और केस स्टडी हो गई, कोजल कंपैरेटिव स्टडी हो गई, और फिर उसमें ट्रेंड स्टडीज में आती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं और क्रॉस सेक्शनल।
तो जितने भी अनुसंधान के आप नाम सुनोगे उन 3 के अलावा आपसे यदि पूछा जाए ये किस प्रकार के अनुसंधान का भाग है, तो आँख बंद करके कह देना डेस्क्रिप्टिव अनुसंधान का भाग है। आपसे पूछा जाए चलो जी बताओ, कहीं पेपर में आ जाए, इंटरव्यू में पूछा जाए कितने प्रकार के रिसर्च होते हैं? 3 प्रकार के रिसर्च होते हैं। व्हाट वाज हिस्टोरिकल, व्हाट इज डेस्क्रिप्टिव, व्हाट विल एक्सपेरिमेंटल। तो आपसे पूछा गया कि चलो बताओ क्रॉस सेक्शनल कौन से रिसर्च का हिस्सा है? क्रॉस सेक्शनल। अब याद रखिए क्रॉस सेक्शनल, अच्छा जो व्हाट वाज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, हाँ व्हाट वाज में 2 ही थे केवल, हिस्टोरिकल और फिलोसॉफिकल, और व्हाट विल में 1 है। तो इसका मतलब ये अपने आप ही किसका हिस्सा होगा? ये डेस्क्रिप्टिव का होगा। तो ये आज के लिए केवल यही था, रिसर्च के टाइप तक ही था। अब जब ये क्रॉस सेक्शनल कौन सा होता है और लॉन्गिट्यूडनल कौन सा होता है, केस स्टडी कौन सी होती है, इसके बारे में अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो समझता हूँ अब, हाँ जी मयंक भाई, अब आपका मन संभालिए। और जो भी जी सर, बहुत ही बेहतरीन शानदार, सर, सारगर्भित ये तो बड़ा लेक्चर में अच्छा ही लगा। आपने सर पहले धन्यवाद सर, point धन्यवाद। सारा कंप्लीट कवर कर लिया है। विद्यार्थी अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल एक एक करके प्रश्न पूछेंगे। थैंक यू। सर आशुतोष राय मऊ से। हाँ आशुतोष जी बताएं। मैंने नेट की परीक्षा पास भी कर ली है, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ, लेकिन आज जाके क्लियर हो गया सर, इसके लिए आपको बधाई। थैंक यू आप सब। सर मुझे भी आज आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी। थैंक यू पूजा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मैंने इतना डीपली कभी इतना पढ़ा नहीं था जितना कि आपने मेरे को बताया। मैंने कभी नेट का पेपर दिया था, लेकिन मेरा उसमें पीएचडी में सिलेक्शन हुआ। लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे ही पढ़ाते रहे तो मेरा नेट क्वालिफाई हो जाएगा अच्छे से। बहुत बढ़िया सर। लास्ट कॉन्सेप्ट मयंक सर ने बताया था, आज उसी को आपने डिटेल में बता के मतलब बहुत अच्छा लगा सर। आज पता चला कि रिसर्च टफ नहीं है। थैंक यू। अभी इनके टाइप से जब आप मयंक सर आगे के लेक्चर कराएंगे तो तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, मैं क्वेश्चन भी लेकर आया था, उनको बाद में सोल्व करेंगे। मैंने बनाए आपके लिए क्वेश्चन। ये सब अनुभव पिरो के जो दिया जा रहा है सर, काफी इसका लाभ मिलेगा। जी सर, बिल्कुल। कल क्लास इसी वजह से नहीं हुई, मैं आगे की क्लास लेने वाला था, लेकिन सर ने कहा कि मेरी कल ही क्लास रखिए, तो मैंने कहा अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अब सर ही बताएंगे, क्योंकि मैं भी रिसर्च ही पढ़ाता हूँ, तो इसलिए कल क्लास ऑफ हमारी रही। अब मैंने नया शेड्यूल भी आप लोगों को भेज दिया है कि इस बीच लगातार क्लास होगी। आज सर ने वास्तव में बहुत बेहतर ढंग से कॉन्सेप्चुअली चाहे फैक्चुअली हो, उन्होंने फैक्ट्स बहुत सारे बताए। मैं भी लगातार, मैंने भी कई बार नेट क्वालिफाई किया, तो मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन जो सर बोल रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन आए हुए हैं, पूछे जा रहे हैं। सर वास्तव में ये क्लास एक पूरी तरह से परीक्षा केंद्रित थी। हम भी, मैं जब जिससे भी निवेदन करता हूँ, एक बार म्यूट कर रहा हूँ आप लोगों को, नीलम, अमित, तो मैं जिससे भी बात करता हूँ प्रोफेसर से, तो मैं उससे पहला निवेदन यही करता हूँ कि आप परीक्षा केंद्रित रहिएगा। निवेदन है सर कि परीक्षा केंद्रित रहिएगा, लेकिन मुझे नितिन सर से कभी ये नहीं कहना पड़ता कि सर परीक्षा केंद्रित रहिएगा, क्योंकि सर ने हमेशा इतनी ज्यादा परीक्षाओं से सर गुजर के आए हैं। वो स्वतः जानते हैं कि अगर हम ऐसे विद्यार्थियों से मुखातिब हो रहे हैं जो आने वाले समय परीक्षा देने जा रहे हैं, तो स्वतः इस प्रकार से अपना लेक्चर प्रस्तुत करते हैं कि उनके कहे हुए वाक्यों से ही प्रश्न निकल के आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आदरणीय डॉक्टर नितिन सर। आपके बारे में जितना भी कहा जाए कम है, और आज के लेक्चर की भी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। वास्तव में इससे बहुत वृहद रूप से विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। और मैं सभी विद्यार्थियों से कह रहा, तो सर लेक्चर ले रहे थे, मैं भी नोट कर रहा था। सर ने हालांकि मना किया था, तब भी मैं कुछ चीजें नोट करता रहता हूँ। मेरी आदत है, मैं जब भी जहां भी पढ़ता हूँ, मुझे कुछ नई चीज मिलती है तो मैं उसे जरूर पढ़ता रहता हूँ, नोट करता रहता हूँ। तो आप लोग भी, भले ही आपको ये नोट्स मिल जाए, तब भी जब भी आप स्वयं लिखते रहते हैं तो आपका स्वयं का लिखा हुआ ज्यादा बेहतर ढंग से याद रहता है। ये पीपीटी मुझे सर भेजेंगे, मैं आपको जरूर भेजूंगा। डॉक्टर शशि तिवारी मैम हमारे साथ जुड़ी हुई, अगर मेरी बात सुन रही है। मैम क्या आप मेरी बात? जी, डॉक्टर शशि तिवारी मैम को का स्वागत है। मैम प्रारंभ से जुड़ चुकी थी, मेरी बात हुई तो मैम कहीं बाहर थी, उसके बाद भी मैम लगातार पूरी कक्षा में जुड़ी रही, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आज की क्लास के लिए नितिन, थैंक यू मैम जी।
और मैं चाहूंगा कि अंत में आप नितिन सर का आप औपचारिक रूप से धन्यवाद दें। जी।